अच्छा भाई चलो, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द चैप्टर होमियोस्टेसिस। की स्क्रीन प्रोजेक्ट हो जाए बस। ओके अच्छा जी, हमारे पास होमियोस्टेसिस की एक सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन है। होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है होमियो जिसका मतलब होता है सेम, ये रेफर कर रहा है किसको? रेफर कर रहा है टू द इंटरनल एनवायरनमेंट। दूसरी आपके पास टर्म आती है यहाँ पे स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब होता है टू स्टेबलाइज। तो आप जब बात करते हैं होमियोस्टेसिस की, तो आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम काम कर रहा है जिसको कहते हैं फीडबैक सिस्टम। हर आने वाले यार इसको क्या हो गया, एक मिनट रुको। अच्छा हर आने वाले स्टिमुलस को हमारा फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, और फीडबैक के दो वेरिएंट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये कि जो भी स्टिमुलस आ रहा है उसको फर्दर एग्जैजरेट कर दिया, फर्दर बढ़ा दिया जाए, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अगेंस्ट बॉडी काम करेगी, उसको रिड्यूस करेगी, सही है। अगर वो लेट्स सपोज कोई चीज बढ़ रही है तो उसको कम किया जाएगा, और अगर कोई चीज कम हो रही है तो उसको बढ़ाया जाएगा। होमियोस्टैटिक फंक्शन जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होते हैं, पॉजिटिव के थ्रू कभी भी नहीं होते। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि होमियोस्टेसिस काम कर रहा है इन बैलेंसिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इन बैलेंसिंग द वाटर पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। ब्लड ग्लूकोज लेवल बैलेंस करने के लिए काम कर रहा है, ब्लड पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए काम कर रहा है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जा रहा है हमारी बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ दिस होमियोस्टैटिक फंक्शन, ठीक है। देखो टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो होमियोस्टेसिस में उसे कम कर दिया जाएगा, कम होगा तो होमियोस्टेसिस में उसे बढ़ा दिया जाएगा। वाटर पोटेंशियल कम होगा तो उसे बढ़ाएंगे, बढ़ रहा होगा तो उसे कम करेंगे। ब्लड ग्लूकोज लेवल का भी यही है, अगर बढ़ जाएगा तो कम किया जाएगा, और कम हो जाएगा तो बढ़ाया जाएगा। ब्लड पीएच भी ऐसे ही मेंटेन होता है, इफ इट इज रेज्ड और इंक्रीज्ड द बॉडी टेंड्स टू डिक्रीज इट, एंड इफ इट इज डिक्रीज्ड द बॉडी टेंड्स टू इंक्रीज इट। बॉडी कैसे काम कर रही है, वो सारे के सारे फंक्शनैलिटीज जो है ना वो होमियोस्टेसिस के अंदर पढ़ी जाती है। एक्सक्रीटरी वेस्ट का भी यही है, बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट जब बढ़ता है तो बॉडी से रिमूव कर देती है ताकि वापस उसका लेवल कम हो जाए। लेकिन जब आप पॉजिटिव की बात करते हैं ना, पॉजिटिव की एग्जांपल्स को जरा समझना मुश्किल होता है, क्योंकि पॉजिटिव की एग्जांपल्स हमारे कोर्स का सिलेबस का हिस्सा डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली हाँ ये सब हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है, हम लोग कहीं ना कहीं इसको पढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसको रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमस पे एक सेट पॉइंट बना हुआ है, जब कभी पायरेक्सिया होता है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो ना कुछ सिक्रीशंस रिलीज करता है, इसको पायरोजेंस कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट ही बढ़ा देते हैं, हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट ही बढ़ा देते हैं, और जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा उतने ज्यादा पायरोजेंस रिलीज होते जाएंगे, जितने पायरोजेंस रिलीज होंगे उतना ज्यादा हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट बढ़ता जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में एक बॉडी फीवर की कंडीशन डेवलप कर लेती है, बुखार हो जाता है, ठीक है भाई। इसी की एक और एग्जांपल है यूट्रस। यूट्रस एट द टाइम ऑफ फीटल डिलीवरी क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है, यूट्रस के अंदर फीटस को डिलीवर करने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होती है। तो जितना ज्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज्यादा हाइपोथैलेमस से हमारे पास एक हार्मोन रिलीज होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतने ही ज्यादा फीटस जो है ना वो क्रैम्प्स प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये वाइस वर्सा चल रहा है, यानी कि फीटस एक्सपेल आउट जब तक नहीं हो जाता, जब तक जितना यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ही फीटस कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा, तो एक दूसरे को एग्जैजरेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास फिर दूसरा एलिमेंट आता है होमियोस्टेसिस का। होमियोस्टेसिस इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टेबलाइजेशन का नाम है। जैसे मैंने अभी टेम्परेचर में एग्जांपल दी, थोड़ा थोड़ा सा ना सबके एक चंक हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे। लेट्स से कि आपके पास बॉडी टेम्परेचर बैलेंस आउट हो रहा है 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो एंजाइम्स है ना, जो एक लिविंग बॉडी पे काम कर रहे हैं,
जो एक लिविंग स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हैं, जो एंजाइम्स, सही है, तो वो डीनेचर होना शुरू हो जाता है। या यूं समझ लो कि वो प्रोटीन के बने हुए हैं ना, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो डीनेचर हो जाएंगे। तो इसलिए एंजाइम सही से काम करते रहे, इस चीज के लिए हमें मेंटेन करना पड़ेगा बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो हमारे एंजाइम्स डीनेचर होने शुरू हो जाएंगे, और एंजाइम डीनेचर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। दूसरा फंक्शन आपके पास आता है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में क्या हो रहा है कि भाई लेट सपोज अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है ब्लड के अंदर, उसकी प्लाज्मा के अंदर, सही है, और अगर वो वाटर पोटेंशियल अगर बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें पानी की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, आपके पास आपकी बॉडी उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। और अगर ब्लड जो है वो ज्यादा थिक होने लगेगा, उसका वाटर पोटेंशियल कम होने लगेगा, तो बॉडी उसके अंदर पानी बढ़ाएगी। बॉडी ये दोनों काम कर सकती है, वाटर पोटेंशियल कम भी कर सकती है, वाटर पोटेंशियल बढ़ा भी सकती है। इसके अंदर हमारे पूरी ये समझ लो कि जितना भी किसी भी एलिमेंट का, किसी भी वाटर से रिलेटेड एलिमेंट का फ्लो बनता है ना, तो वो हर चीज आपस में इंटरलिंक्ड है, हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है ब्लड ग्लूकोज लेवल की। ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे काम करे, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज मेंटेन्ड सो इट कुड बी प्रोवाइडेड इक्वली टू ऑल द सेल्स। अब मिसाल के तौर पे किसी बंदे का अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा होगा, तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग उसको भूख लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और हाइपोथेटिकली क्या है, प्रैक्टिकली भी उसको भूख लगेगी, उसको क्रेविंग होगी चीजों की खाने की, सही है। और अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, बॉडी उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब कम हो जाता है ना, तो बॉडी रिलीज करती है ग्लूकागॉन इंटरनली फंक्शन करने के लिए, और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है इंटरनली काम करने के लिए। यहाँ पर आपके पास इसी तरह से रिलेटेबल है फिर, एक मिनट, इसी तरह से रिलेटेबल है फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। हमारे पास दो तरह का वेस्ट मटेरियल आता है, एक होता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल और दूसरा होता है नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल में जैसे कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर भी वेस्ट मटेरियल, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर भी क्या है, वेस्ट मटेरियल है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट मटेरियल है, सही है। तो जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, उसका रिमूवल जरूरी है बॉडी से, क्योंकि अगर वो रिमूव होगा तो हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस आउट होगा। अदरवाइज हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस नहीं हो रहा, मेंटेन नहीं हो पा रहा, सही है। इसी के अंदर फिर एक एग्जांपल आ जाती है ब्लड पीएच। एक एग्जांपल आती है किसकी, ब्लड पीएच की। जब आप ब्लड पीएच की बात करते हैं तो भाई इसके इस एक कंपोनेंट को जरा समझने की कोशिश करना कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड का एक सर्टेन पीएच है, वही होना चाहिए। कम होगा तो भी नुकसान है, ज्यादा होगा तो भी नुकसान है। फिर वही बात है कि एंजाइम काम कर रहा है, अगर ब्लड पीएच कम हो जाएगा तो ओवरऑल पीएच पे इफेक्ट पड़ेगा बॉडी के हर सेक्शन के अंदर, हर एक एरिया के अंदर और एंजाइम सही से काम नहीं कर रहा, एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, सही है। फिर दूसरी तरफ आपके पास सवाल ये उठता है कि भाई इसको बैलेंस किया कैसे जा रहा है। तो आपके पास दो तरीके कार होते हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म पीएच को कंट्रोल करने का, दूसरा होता है मेटाबॉलिक मैकेनिज्म पीएच को कंट्रोल करने का। मेटाबॉलिकली स्पीकिंग हमारे पास एसिडोसिस भी होती है जहाँ पे पीएच कम हो रहा होता है, और एल्कालोसिस भी होती है जहाँ पे पीएच बढ़ रहा होता है। जब अगर किसी प्रोसेस के वक्त आपके पास कोई भी सब्सटेंस टूट रहा है और उसमें से कोई ऐसा एलिमेंट निकल रहा है जिसकी वजह से पीएच बढ़ रहा हो, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ना इसके अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि वरना तो बातें हवाओं में होती रहेंगी। भाई आपके पास लेट सपोज अमाइनो एसिड टूट रहा है, अमाइनो एसिड टूटते तो डीअमाइनेशन होती है, अमाइनो एसिड टूटते तो कीटो एसिड बनता है। कीटो एसिड जो है वो ब्लड के पीएच को डिक्रीज करेगा, एसिडिक बनाएगा, सही है। आप इस कीटो एसिड को तोड़ के खत्म कर दोगे तो वो पीएच बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक वक्त तक के लिए, जब तक कीटो एसिड बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, आप प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, कीटो एसिड ज्यादा बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो नुकसान तो पहुंचाएगा। दूसरी तरफ एल्कालोसिस हो रही है, एल्कालोसिस में क्या हो गया कि भाई लेट्स सपोज अमाइनो एसिड कम थे, इनटेक अमाइनो एसिड का कम था। अब बॉडी एक्सपेक्ट कर रही है सर्टेन लेवल ऑफ कीटो एसिड तो होना ही चाहिए था, लेकिन वो सर्टेन लेवल भी नहीं है, तो क्या होगा, पीएच थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। पीएच ब्लड के अंदर कंट्रोल किया जा रहा है,
क्योंकि ये सारा का सारा फंक्शन, जितने भी बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे होंगे, जो भी कीटो एसिड वगैरह रिलीज आउट हो रहा है, वो सबका सब ब्लड में तो जा रहा है। तो आपके पास दो फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, एक होता है एसिडोसिस रेस्पिरेटरी में भी, और एल्कलोसिस। जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करते हैं तो पीएच कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि कार्बोनिक एसिड बढ़ रहा है। मैं तुम्हें इसकी आसान से मिसाल देता हूँ। जब किसी बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, उसको सांस लेने, उसको कोई ऐसा मसला हो गया, कोई बीमारी हो गई कि भाई उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा होगा तो क्या होगा? वो ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड एसिड है ना, तो क्या होगा? एसिडिटी होने लगेगी ब्लड के अंदर, यानी कि पीएच कम होने लगेगा। और दूसरी तरफ आपके पास फॉर एग्जांपल दी जाती है अल्कलोसिस की। तो भाई कुछ बॉडी के अंदर लेट्स सपोज ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है, किसी बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो क्या होगा? पीएच इंक्रीज होगा। पीएच कैसे इंक्रीज होगा? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने के से कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सही है। और जब कार्बोनिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बोनिक एसिड कम है, कार्बोनिक एसिड कम हो गया, तो भी बॉडी तो एक्सपेक्ट कर रही थी ना एक सर्टेन लेवल ऑफ कार्बोनिक एसिड ब्लड के अंदर, वो उतना लेवल नहीं मीट कर पाएगा, तो पीएच क्या होगा? अल्कलाइन होने लगेगा, पीएच इंक्रीज होने लगेगा। बॉडी इन सबको बैलेंस आउट करेगी। ऑक्सीजन ज्यादा होने लगेगा तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म स्लो डाउन कर देगी, वेंटिलेशन स्लो डाउन कर देगी, ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो कर सकती है बॉडी। और अगर लेट सपोज एसिडोसिस बढ़ने लगेगा, एसिडोसिस होने लगेगा, तो बॉडी सांस लेने के अमल को बढ़ा देगी, वेंटिलेशन के प्रोसेस को बढ़ा देगी, ताकि ज्यादा फ्लो ऑक्सीजन का और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट कर सके, ताकि कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो। मेटाबॉलिज्म में भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है। लेकिन जहां पे हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे, जिनमें से एक है हमारे पास किडनी का ऑर्गन। किडनी आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्योंकि वो रिमूव कर रही है नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी। नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द किडनी सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है तब जब हमारा लिवर उसको सिंक्रोनाइज मैनर में रिलेट कर पाए। जब जब लिवर सिंक्रोनाइज कर पाएगा। लिवर कैसे सिंक्रोनाइज करेगा? और लिवर क्या करता है? लिवर का रोल क्या है? लिवर का रोल ये कि भाई जो नाइट्रोजनस वेस्ट किडनी रिमूव करी ना, वो लिवर बना के दे रहा है। लिवर कहाँ बना के दे रहा है? लिवर के पास जो कुछ भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, वो सबका सब कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट उसी से तो निकल के आ रहा है। तो जो कुछ आप खा पी रहे हो वो लिवर में जा रहा है, लिवर में जाके मेटाबोलाइज हो रहा है, फिर लिवर डिसाइड करता है कि भाई इसको क्या बनाना है, इससे क्या बनाना है। कार्बोहाइड्रेट लिवर डिसाइड करेगा, रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर एक एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, लेकिन वो किडनी के पास नहीं जाएगा एक्सक्रीट आउट होने के लिए, वो जाएगा कार्बोनिक एसिड बन के लंग्स के पास। सही है। फिर इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर लेट सपोज कि भाई प्रोटीन आ गया, बहुत सारा अमाइनो एसिड आ गया। सही है। अब वो अमाइनो एसिड तो एसेंशियल सिर्फ 20 थे जो यूजेबल थे, उनको यूज कर लिया, जो रिमेनिंग थे हर अमाइनो एसिड तुम्हारे मतलब का थोड़ी आ रहा है, तुम देख के सिर्फ अमाइनो एसिड थोड़ी खा रहे हो। तो यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे आ जाएंगे जो कि तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं होंगे, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम उन अमाइनो एसिड्स को तोड़ोगे। और अब जो तुम उन अमाइनो एसिड्स को तोड़ोगे तो वो अमाइनो एसिड टूट के क्या बनाएंगे? वो अमाइनो एसिड टूट के कीटोन ग्रुप बनाएंगे। कीटोन ग्रुप, कीटो एसिड जिसको आप कह, ये पूरा कीटो एसिड कहलाएगा। ये कीटोन ग्रुप है, इसके साथ ये हाइड्रोजन लग गया, कीटो एसिड बन गया। साथ में अलग क्या हुआ है? मतलब बाकी सब कुछ एक जगह पर अलग हो रहा है, अमोनिया NH3। ये अमोनिया यहां से आगे इंटर हो जाएगा इनटू द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में क्या होगा? इसको कह लो कैसे आ गया पे। अच्छा, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ ये पूछने जा रहे हो? हम इस पे क्यों जाएंगे भाई कैसे प्रोड्यूस हुआ? हम क्यों जाएंगे? हमें कोई केमिकल प्रोसेस थोड़ी पड़। हाँ, मुझे एक बात बताओ, व्हाई डू यू नीड टू नो दिस? ये कहां से आया? मतलब क्यों लंबी करनी?
ऑलरेडी इतनी लंबी करी हुई है यूरिया साइकिल में, तुम्हारे सिलेबस का इस तरह से नहीं, इस तरह मैंने लिखा हुआ है। किसका बेटा? दिस वन, दिस वन क्या गलत है इसमें? तुम पहले बता दो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं ताकि। हाँ हाँ बोलने दो, बोलो। कौन से आर ग्रुप की जगह बेटा? हाँ यार, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि भाई रिएक्शन यही है, सिंपल सी बात है। सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। ओके वेरी गुड, खुद ब खुद ही दूर हो गए। ये जो अमोनिया है ना, ये अमोनिया आप बॉडी में रख लेते हैं, अमोनिया के तौर पे एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान था। अमोनिया एक्सक्रीट आउट करने का क्या नुकसान था? अमोनिया बहुत टॉक्सिक है। मतलब जो बंदा खुद अमोनिया गैस की फॉर्म में तो रिलीज होता, जो बंदा अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर रहा होता वो शायद खुद ही बेहोश हो जाता, मर जाता, या उसके अड़ोस पड़ोस के लोग तो बेहोश हो ही जाते लाजमी से। तो बहुत टॉक्सिक गैस। तो आपने क्या किया? आपने बोला नहीं भाई इसको ना कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर। यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए आपने यूज किया यूरिया साइकिल। जब आप यूरिया साइकिल यूज कर रहे हो तो आप क्या करते हो, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हो और ऑर्निथीन यूज करते हैं। ऑर्निथीन क्या होता है? ऑर्निथीन एक स्पेसिफिक कंपाउंड यूज करूं मैं, इसको अमाइनो एसिड का नाम नहीं दे रहा, या मैं इसको अमाइनो एसिड कॉल आउट नहीं कर रहा, मैं सिंपली बोल रहा हूं कि आप एक कंपाउंड यूज कर रहे हो जो कि आपको ऐसा सपोर्टिंग कंपाउंड यूज लाइक हेल्प करेगा यूज होकर। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड को मर्ज करने के लिए हेल्प आउट करता है, सिट्रुलिन बनाता है, फिर उसके अंदर आप एक और अमोनिया ऐड करते हो, वो आर्जिनिन बनाता है, फिर वो आर्जिनिन से यूरिया अलग हो जाता है और ऑर्निथीन जो बेसिक आपने दिया था वो वापस मिल जाता है। तो ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, आर्जिनिन ये अपने साइकिल में चलते रहते हैं, ठीक है? ये अपने साइकिल के अंदर चलते रहेंगे। यूरिया यहाँ से आपको अलग होकर मिल जाएगा। 20 से 50 ग्राम पर डे एक बंदा यूरिया प्रोड्यूस करता है। अच्छा, यूरिया तो एक चीज है जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्रोड्यूस तो और बहुत सारी चीजें हो रही है ना। प्रोड्यूस हो रहा होता है क्रेटिनाइन, एक्सक्रीशन के लिए प्रोड्यूस हो रहा होता है किसी हद तक यूरिक एसिड, और पता है क्या प्रोड्यूस क्या हो रहा है, बल्कि खुद ही अमोनिया भी किसी न किसी हद तक बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर रिमूव हो रहा होता है। हम लोग सिर्फ यूरिया को फोकस कर रहे हैं इस पर, क्यों? क्योंकि यूरिया सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद होता है और यूरिया की ही टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होती है, एक यूरिया की और एक क्रेटिनाइन की। तो कुछ अमाइनो एसिड स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जिनके टूटने से यूरिया नहीं बनता, जिनके टूटने से क्रेटिनाइन बनता है, ठीक है? अच्छा, अब अगर तुम्हारे पास लेट्स सपोज कि यार यहाँ पे यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है तो यूरिया साइकिल है, क्रेटिनाइन भी प्रोड्यूस होगा, तो इसी तरह का कुछ रिलेटेबल साइकिल काम कर रहा होता है। इसको डीअमाइनेशन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को डीअमाइनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग अमाइन ग्रुप रिमूव कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर से जिसको हमने अमाइनो एसिड के तौर पे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है भाई? अच्छा, ओवरऑल क्या होता है कि जब आपके पास यूरिया बन जाएगा ना, यहाँ पर यूरिया भी पीएच इफेक्ट करता है। यूरिया बनेगा तो पीएच लो हो जाएगा। अमोनिया जब बना था तो पीएच इंक्रीज हुआ था, ठीक है? अमोनिया के बनने से पीएच एल्कलाइन था, यूरिया के बनने से पीएच एसिडिक हो जाएगा, ठीक है? ये सारे के सारे रिलेटेबल प्रोसेसेस हैं जिनको ओवरऑल हम नाम दे देते हैं डीअमाइनेशन का प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेसिव अमाइनो एसिड टू प्रोड्यूस यूरिया इज कॉल्ड डीअमाइनेशन, ठीक है? बताऊंगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं जो सिलेबस में है। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रेटिनाइन, ये आपके पास ये समझ लो कि सबसे हाईएस्ट लेवल है तो वो आपके पास यूरिया का है।
और उसके बाद जो हायर लेवल पे पाया जाता है वो क्रेटिनाइन। इसमें यूरिक एसिड और अमोनिया बहुत कम होता है, यूरिक एसिड कम होता है और अमोनिया तो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल रिमूव इन सब नहीं होते हैं। इन सबको रिमूव करने के लिए आपके पास एक सिस्टम यूज हो रहा है जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अपने कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं और इन ऑर्गन्स में सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी। किडनी यार एक बीन शेप ऑर्गन है that is somewhere around 10 centimeter in the length. It is covered by a membrane that is called peritoneal membrane, जो कि हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी की इंटरनल स्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन होती है, उसी से किडनी कवर हो रही होती है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं एक आउटर रीजन होता है जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, एक इनर रीजन होता है जिसको मेड्यूला कहते हैं। तो अगर ये किडनी है और जो रीजन में शेड कर रहा हूँ ये आपके पास क्या है, ये कहलाएगा कॉर्टेक्स। दिस आउटर रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। जो इनर रीजन है वो आपके पास कहलाएगा मेड्यूला। और अब जो मैं शेड कर रहा हूँ ये रीजन क्या है आपके पास, दिस इज कॉल्ड मेड्यूला, ठीक है। ये जो किडनी है ना इसकी एक ओपनिंग होती है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द किडनी। ये आपके पास ओपनिंग से तीन चीजें इंडक्ट हो रही हैं। तीन चीजें कौन कौन सी है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। एक यूरेटर है, एक रीनल आर्टरी है और एक रीनल वेन है, सही है। कभी कभार हमें सिर्फ फ्लो ऑफ ब्लड के डायरेक्शन से पहचानना होता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। रीनल वेन हमेशा ड्रेन आउट करेगी ब्लड फ्रॉम द किडनी, रीनल आर्टरी हमेशा सप्लाई करेगी ब्लड टू द किडनी, और इसी तरह से यूरेटर जो है वो ड्रेन आउट करेगा हमेशा यूरिन को। दूसरी तरफ आपके पास आता है यूरेटर। यूरेटर क्या करता है, कनेक्ट करता है किडनी को ब्लैडर से। यूरेटर के अंदर स्फिंक्टर्स होते हैं बाकायदा। यूरेटर जो है वो सबसे ज्यादा यूं समझ लो कि इफेक्टिव यूज करता है स्मूथ मसल का यूरिन को फ्लो करवाने के लिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको पेल्विस कहते हैं इनटू दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको ब्लैडर कहा जाता है। जो रीजन यहाँ पर मौजूद है ना, ये रीजन किस चीज का रीजन है, ये वो रीजन है जहाँ पे यूरिन कन्वर्ज होकर आ रहा होगा। ये रीजन आपके पास पेल्विस कहलाता है। इसको एक बड़ी डायग्राम में ऑब्जर्व कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। इसके अंदर ऑब्वियसली वन में यूरिन सबसे ज्यादा वन में होगा, और यूरिन की कंसंट्रेशन थोड़ी पूछी जाती है, यूरिया की पूछी जाती है, यूरिया सबसे ज्यादा वन में होगा। और 1 और 2 के अंदर 1 और 2 और 3 के अंदर अगर कंपेयर कर रहे हो तो फिर 2 में ज्यादा यूरिया होगा, 3 में कम होगा, क्योंकि वो यूरिया लेकर आ रहा है और वो फिल्टर आउट होके फिल्टर्ड ब्लड लेके जा रहा है, सही है। अच्छा भाई अब देखो जरा इंटरनल स्ट्रक्चर को। इसके अंदर आउटर रीजन, आउटर डार्कर रीजन कॉर्टेक्स है। आउटर डार्कर रीजन कॉर्टेक्स, हम इसको डार्कर कहते हैं क्योंकि जितने भी इमेजिंग प्रोसेसेस है ना, जैसे कि सिटी स्कैन या एक्सरेज वगैरह, उसके अंदर ये रीजन हमें डार्कर नजर आता है, इसलिए इसको आउटर डार्कर रीजन कहा जाता है। जबकि जो इनर रीजन नजर आएगा ना, ये जो पूरा रीजन होगा ये आपके पास मेड्यूला का रीजन है। और मेड्यूला का रीजन जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली लाइटर, दैट इज एक्चुअली लाइटर ऑन इमेजिंग। रीनल कैलाइसिस होती हैं वो, बेसिकली बताता हूँ अभी, रुकिए। हाँ 2 मिनट देना है, पेंसिल चार्ज कर। अच्छा भाई, गाइस नाउ हैव अ लुक प्लीज। यहाँ पर आपके पास दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रीनल आर्टरी। दूसरा वाला स्ट्रक्चर ये आपके पास रीनल वेन कहलाता है। और ये जहां पर आके सारा का सारा यूरिन कन्वर्ज हो रहा होता है, जहाँ से पेल्विस स्टार्ट होता है इस रीजन को, और जहां से यूरेटर स्टार्ट होता है इस रीजन को पेल्विस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द रीनल पेल्विस, सही है। और रीनल पेल्विस के साथ ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना, ये रीनल पिरामिड कहलाता है, इसको रीनल कैलाइसिस भी कहते हैं। रीनल कैलाइसिस
या रीनल पिरामिड के अंदर आपके पास नेफ्रॉन का सिर्फ लोअर हाफ आ रहा होता है, जिसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट का हाफ पार्ट होगा और लूप ऑफ हेनले मौजूद होता है। लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट दे बिकम द पार्ट ऑफ दिस रीनल पिरामिड और रीनल कैलाइसिस। सही है। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, इसको कहा जाता है नेफ्रॉन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन कहलाता है। और नेफ्रॉन जो है ना, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पर से यूरिन उतरेगा, नीचे ब्लैडर में जाएगा। ब्लैडर हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज है। एक ब्लैडर 450 ml तक ऑन एवरेज, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 450 ml तक का यूरिन एक वक्त में स्टोर कर सकता है। और एक बंदा एक दिन के अंदर जो यूरिन पास आउट करता है वो 1.5 लीटर पर डे पास आउट करता है। इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी होती है यूरिन पास करने की थ्राइस अ डे। अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, तो नेफ्रॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्यों कह रहे हैं हम इसको? बिकॉज जो भी किडनी के अंदर काम हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो जगह इसने ऑक्यूपाई करी हुई, स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो भी नेफ्रॉन ने किया हुआ है। नेफ्रॉन को माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, और नेफ्रॉन को हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं, यानी कि ऐसी ट्यूब्यूल जो कि यूरिन बनाने के काम आती हैं। आपके पास ये एक कप शेप बॉडी है इनिशियली, और ये कप शेप बॉडी जो है ना, वो जाके एंड अप होती है एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, जो कि प्रॉक्सिमल इसलिए कहला रहा है क्योंकि वो लूप ऑफ हेनले से पहले मौजूद है। जो लूप ऑफ हेनले के बाद में मौजूद है उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। बीच में जो ये यू शेप ट्यूब आ रही है, इस यू शेप ट्यूब को कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। और ये यू शेप ट्यूब लूप ऑफ हेनले जो है ना, जितनी ज्यादा लेंथी होगी उतना ही ज्यादा हेल्प करेगी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, यानी कि उतनी ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब करेगी। ये जाके एंड होती है मल्टीपल और न्यूरॉन्स की तरह से। तकरीबन 9 से 12 नेफ्रॉन, सॉरी न्यूरॉन कह रहा हूँ, 9 से 12 नेफ्रॉन्स जो है ना, वो जाके एंड अप होते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यहाँ पर बेटा एक मिनट, यहाँ पर आपके पास सबसे जो पहला स्ट्रक्चर, इसको कप शेप बॉडी कहा जाता है, इसके अंदर एक ब्लड कैपिलरी मौजूद होती है, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस ब्लड लेकर आती है जिसको फिल्टर आउट करना होता है। और एक शख्स एक दिन के अंदर 180 लीटर ब्लड फिल्टर आउट करता है, यानी कि 180 लीटर का फिल्ट्रेट बना रहा है। आउट ऑफ what amount of blood that is passed through this glomerulus? That is somewhere around 1100 to 1500 blood, 1500 लीटर ऑफ ब्लड पर डे। सही है। आपके पास जो ब्लड लेकर आ रही है वेसल, वो एफरेंट आर्टेरियोल कहलाती है, जिसका डायमीटर बड़ा होगा। जिसका डायमीटर छोटा होता है वो एफरेंट आर्टेरियोल कहलाती है, वो लेके जा रही होती है। आप देखो, लेकर आने वाले वेसल का डायमीटर बड़ा, ले जाने वाली वेसल का डायमीटर छोटा, तो जो बीच में जमा हो जाएगा आपके पास, जो बीच में जमा हो जाएगा आपके पास, उसको ग्लोमेरुलर कहा जाता है। उस स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। जो बीच में आपके पास जमा हो रहा है फ्लूइड, वो आपके पास वजह से भी जमा हो रहा है क्योंकि जाने का रास्ता नैरो है, आने का रास्ता वाइडर था। सही है। यहाँ पर जो कुछ भी फ्लूइड जमा होगा वो फिल्टर आउट होगा। उसके फिल्टर आउट होने के लिए यहाँ पर ये कप शेप बॉडी मौजूद है, और इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। देखो, एक पार्ट था जिसको बोमेंस कैप्सूल कह रहे थे। बोमेंस कैप्सूल के सेल्स को पोडोसाइट्स कहा जाता है। उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए मौजूद होता है। इसके दरमियान में नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए, और उन प्रोटीन के फाइबर्स के साथ साथ यहाँ पर आपके पास ऊपर की तरफ पे ब्लड कैपिलरी आ रही होती है। ब्लड कैपिलरी और बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर ये लेयर सेल्स की, जिसको पोडोसाइट कहा जा रहा है, ये तीनों मिलकर आपके पास एक जंक्शन बनाते हैं। जो भी फिल्टर होना होता है वो यहाँ से, यानी कि ब्लड से निकल के इस एरिया में, इस रीजन में चला जाता है। इस एरिया, इस रीजन में, जिसको आप कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है। अच्छा भाई, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दिस बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेंस कैप्सूल कनेक्टेड होता है फिर आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से अगर आप सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। ये एपिथेलियम क्यूबॉइडल शेप का होता है, और इसके इनर सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये माइक्रोविलाई जैसे स्ट्रक्चर सरफेस एरिया
इंक्रीज करने का काम करता है, इनके दरमियान में टाइट जंक्शन होता है। तो दो इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के हवाले से। एक तो ये कि इनका इनर लाइनिंग माइक्रोवेलाई कैरी करती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, और इसके अंदर टाइट जंक्शन होता है ताकि फ्लूइड जो है वो बीच में से लीक आउट ना हो सके। फिर ये चारों तरफ से कवर्ड होता है बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, चारों तरफ से ये कवर्ड होगा, हमने उसको बनाया हुआ नहीं है ऐसे, बट ये चारों तरफ से कवर्ड होगा बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो है वो इसलिए ताकि रीअब्जॉर्प्शन की जा सके। यहाँ से आगे लूप ऑफ हेनले की तरफ जब आप जाते हैं तो लूप ऑफ हेनले का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का बना हुआ होता है, जिसके अंदर सारे के सारे सिंगल सेल स्ट्रक्चर लाइनिंग बना रहे होते हैं। ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर थिन होते हैं, ये स्पिंडल शेप होंगे, स्क्वायमस एपिथेलियम कहलाएगा। ये स्क्वायमस मतलब थिन सेल्स हैं, बारीक लेयर के सेल्स हैं, और ये तकरीबन 2-3 सेल मिलके एक लाइनिंग बना रहे हैं इस लूप ऑफ हेनले के थिक पार्ट पे। लूप ऑफ हेनले का एक पार्ट होता है, इसको थिन पार्ट कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही सेल होता है जो कि कवरिंग बना रहा होता है। और ये एक पर्टिकुलर सेल जो कि कवरिंग बना रहा है, ये खुद कवर्ड होता है चारों तरफ से उसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के एक नेटवर्क से, जिसको वेजा रेक्टा कहा जाता है। देखो, जब ऊपर मौजूद था पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क, वो पेरीट्यूबुलर कहला था, और जब उसने नीचे ब्रांच आउट किया टुवर्ड्स दिस लूप ऑफ हेनले तो उसका नाम पड़ गया वेजा रेक्टा। बात सारी कहां से शुरू हुई थी? एफरेंट आर्टियोल से। एफरेंट आर्टियोल ने ग्लोमेरुलस बनाया, फिर उससे इफ्रेंट बना, फिर उसी इफ्रेंट से बाकी की सारी वेसल्स बनी। यहाँ पर जो कुछ उन्होंने लूज किया, उसमें जो कुछ काम का था वो यहाँ पर वापस ले लेंगे, इन सारी वेसल्स के अंदर उनको वापस लिया जाएगा। यानी कि कहाँ पे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में और वेसा रेक्टम में। तो इस वापस लिए जाने वाले प्रोसेस का नाम रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल आ जाता है, इसमें भी टाइट जंक्शन होते हैं, इसमें भी कॉलमनर, इसमें क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, और इसमें भी सिंगल सेल्यूलर लेयर मौजूद होती है। ये आपके पास कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूबुलर सेक्रीशन करवाने के लिए स्पेसिफाइड होता है, और इससे रिलेटेड हमारे पास फिर आखिर के अंदर बचता है क्या? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट सिर्फ एक नेफ्रॉन को नहीं, कलेक्टिंग डक्ट मल्टीपल नेफ्रॉन को कैरी करता है और लेकर जाता है कहाँ पे? टुवर्ड्स द पेल्विस। और पेल्विस के अंदर ये जो फिल्ट्रेट होता है उसको कन्वर्ट कर चुका होता है किसके अंदर? यूरिन के अंदर। और यहाँ पर भी मेंशन है कि एक बंदा यूरिन प्रोड्यूस करता है 1 to 2 लीटर पर डे। ये सारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद हमारे पास आता है इनके फंक्शंस। फंक्शंस पर जाने से पहले मुझे बता दो प्लीज, आप लोगों के कुछ सवाल थे जो आप लोग बीच बीच में पूछना चाह रहे थे, वो पूछ लो। मनाहिल, तुमने कुछ पूछना चाहा था, अब्दुल्ला तुमने हैंड रेज किया था। कंपेयर क्यों करते हैं मतलब? क्योंकि किडनी का काम तो उसको फिल्टर आउट करना नहीं कर पा रही, इसलिए हाई हो जाता है। हाँ, नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, क्रेटिन बताया तो था। जैसे यूरिया, जैसे यूरिया है, यूरिया भी हाई हो जाता है। आप यूरिया भी देखते हो ना, क्रेटिनिन थोड़ा सा प्रिसाइजली इनकाउंटर होता है, क्योंकि या उसको इनकाउंटर प्रिसाइजली करना होता है क्योंकि उसकी रेंज बहुत कम होती है हाई होने की। अगर क्रेटिनिन जो है वो 1.1 तक लिमिटेड है तो फिर वो नॉर्मल है। 1.1 से ऊपर जा रहा है, 1.2 1.3 पर जा रहा है तो वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन काउंट किया जाता है। 1.3 से ऊपर जाएगा तो फिर वो डैमेजिंग कंडीशन पर आ जाएगा। किडनी डैमेज होती है ये नहीं होती, क्रेटिनिन और बहुत सारे रीजन से बढ़ जाता है, सिर्फ किडनी के डैमेज पे क्रेटिनिन को नहीं देखा जा रहा। मनाइल, तुम्हारा क्या सवाल था बेटा? नहीं, सवाल तो पूछना पड़ेगा, जो था सवाल पूछो। एक किडनी में गाइस कितने कलेक्टिंग डक्ट होने चाहिए किडनी में? नेफ्रॉन 3 मिलियन, दोनों किडनी मिला के। एक किडनी में 1.5 मिलियन नेफ्रॉन है। हाँ, ऊपर वाली डायग्राम, इससे ऊपर वाली डायग्राम। हाँ,
किडनी से बाहर तो निकल नहीं सकता, अजीब सा लगेगा निकला। क्या? अबे साफ तो नजर आ रहा है, कॉर्टेक्स में लिखा हुआ है, ऊपर मार्क भी हुआ है। हाँ मैं उस पर आया नहीं अभी तक, यहाँ पर आऊंगा उस पर। पहले से पूछना है? हाँ नहीं मैं नहीं बता रहा, जब आऊंगा तब बताऊंगा वहां पे। डीसीटी वो रहा, पीसीटी ये रहा। हाँ नहीं है, डीसीटी में नहीं है। ठीक है चले गाइस आगे बढ़े प्लीज। इसके बाद आपके पास प्रोसेस आता है, इसके बाद प्रोसेस आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है गाइस, समझना जरा प्लीज। अल्ट्रा का मतलब फाइन, छोटे, नाकिस से पार्टिकल्स, छोटे छोटे से पार्टिकल्स क्यों फिल्टर आउट हो जाएंगे? क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन है बीच में, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सीव का काम करती है, छन्नी का काम करती है, छानने का काम करती है, सीव एलिमेंट, ओ क्या कहते हैं सॉरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सही है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो यहाँ पे सीव के तौर पे प्रोसेस कर रही है, वो अलाउ करती है सिर्फ यूरिया के साइज के मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने के लिए या उससे छोटे। यूरिया का साइज जो है वो आपके पास 68,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है, चेक कर लो 68,000 होगा, चेक करो। हाँ मैंने 69 लिखवाया, मुझे पता है 68,000 मॉलिक्यूलर वेट है, बुक में लिखा हुआ है, मेरी वर्ड्स, किसी और से पढ़ लो जा, मैं गलत लिखूंगा भाई। मैंने 69,000 मॉलिक्यूलर वेट इसलिए लिखवाया था कि अगर आप एग्जैक्टली 68,000 मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स को अलाउ करवाने की कोशिश करेंगे तो 68,000 तो मॉलिक्यूलर वेट उसका यूरिया का है, तो मतलब उससे थोड़ा सा साइज बड़ा रखना पड़ेगा ना ताकि वो क्रॉस कर पाए। सही है, मतलब मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि भाई एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो तुम्हें कम से कम 1.1 सेंटीमीटर का वो रीजन रखना पड़ेगा ना जहां से इसको क्रॉस करना हो। अगर वो भी 1 सेंटीमीटर का रख दिया थोड़ी क्रॉस करेगा, हमें तो फिल्टर आउट करवाना है ना, इसलिए रखवाया था बड़ा। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, इजाजत है आगे बढ़ा लूं? जीनियस। हाँ हाँ मैं बिल्कुल बेटा समझ गया समझ गया, मैं आप लोगों के पहुंचने से पहले पहुंच जाता हूँ। जिस जगह का रास्ता आप लोग पकड़ रहे होते ना, मैं वहां से वापस आ रहा होता। और आप लोगों को पकड़ के साथ वापस ले जाने का भी काम मेरा ही है ना। अच्छा भाई, फाइन फिल्ट्रेशन हो रही है पार्टिकल्स की, अगर फाइन फिल्ट्रेशन हो रही है पार्टिकल्स की तो इनका जो जिस पार्टिकल को यहाँ से क्रॉस करना है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट शुड बी लेस देन 69,000 मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब 68,000 मॉलिक्यूलर वेट तो यूरिया का होता है। सही है, ये MW का मतलब समझ में आ गया तुम्हें मनाए? ओके मनाए, मनाए याद रहेगा MW का मतलब, ओके मनाए ठीक है। सो MW 69,000 से लेस अलाउ किया जाएगा टू क्रॉस दिस बैरियर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर है ना बेसिक वो बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर है उस कप शेप बॉडी का, और इसके बीच में आने वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन का, और फिर इसके बाद आने वाला बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल की जो लाइनिंग है ना, बोमेन्स कैप्सूल की जो लाइनिंग बन रही है वो बन रही है पोडोसाइट से। किससे बन रही है वो? पोडोसाइट से। और फिर उसके बाद आ रहा है यहाँ पे आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या आ रहा है आपके पास? बेसमेंट मेम्ब्रेन आ रहा है बीच में। और फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है?
कैपिलरी वॉल, सही है। तो जिसने मूव करना है ना ब्लड से टुवर्ड्स द फिल्ट्रेट, यानी कि इनटू द बोमेंस कैप्सूल जिसने मूव करना है, और कहां से मूव करना है, ब्लड से मूव करना है। तो उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स, यूरिया, अमोनिया, क्रेटनाइन, ये सब मूव होगा, सही है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि क्रॉस नहीं कर सकती मेम्ब्रेन, जैसे कि लार्जर प्रोटीन, जैसे कि कोलेजन, जैसे कि हार्मोन्स, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये कुछ भी मूव नहीं कर सकता। वजह ये नहीं है कि ये वाले सेल या ये वाले सेल रोक पाएंगे उसे, वजह ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही। कौन अलाउ नहीं कर रहा, बेसमेंट मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही। तो उसके बावजूद जो है ना 180 लीटर पर डे का फिल्ट्रेट बनता है। कितना फिल्ट्रेट बनता है, और यूरिन कितना बनाते हैं हम लोग पर डे, 1.5 लीटर। तो 180 लीटर में से वापस कितना ले लिया हमने, 178.5 लीटर वापस लेना पड़ा, सही है। ये जो पोडोसाइट्स है ना, ये क्यों है ऐसे, पोडोसाइट के पास फूड प्रोसेसेस है। पोडोसाइट के पास क्या है बेटा, फूड प्रोसेसेस। नबिया क्या हुआ, नबिया ऐसा लग रहा है थोड़ी देर तुम बेहोश हो जाओगे। नहीं होगे, हाँ बेटा, हाँ वो डिजीजेस में आएगा ना, अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो फिर चीजें मूव करती है। पास आउट भी हो जाता है, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन आएगा तो पास आउट, ठीक है। सो दे हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, दे सपोर्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन, they make the inner wall of the Bowman's capsule, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कर, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, कहते रहो। यार ये पिक्चर खींचना मतलब ये पहली दफा पढ़ रहे हो तुम लोग, मुझे तो लग रहा था मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। हाँ पीडीएफ भेजता रहा हूँ मैं, मेरी जिंदगी पीडीएफ भेजने में गुजर जाएगी पूरी है। नहीं यार, मैं आज पैसे लेकर ही नहीं आया, कैश ही नहीं लाया आज। क्या कह रहे हो अब्दुल्ला, क्या कह रहे हो? नहीं अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं गाइस, अब्दुल्ला कह रहा है मैं आज ट्रीट दे रहा हूँ, बाद में आप दे दीजिएगा, है ना। हाँ अब्दुल्ला यार देखो तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो हम लोग मान लेते हैं, मतलब यार बर्गर लैब का मैंने सुना है वो अमेरिकन डबल चीज नहीं, कुछ ऐसा कुछ है। चाय पर अबे नहीं कर यार, मतलब अब्दुल्ला यार, मतलब ऐसे होगा यार, चाय पराठा यार, व्हाट इज दिस यार। हाँ गॉड ये बेकार हो हाँ बेटा आ जाओ वापस टॉपिक पे आ जाओ, ऐसे बस इमेजिन करके पेट भर लो। हाँ ये बहुत सुना है। ओके भाई चलो जरा बेसमेंट मेम्ब्रेन और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इन दो फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। ये दो फैक्टर्स मिलके ना क्या करवा रहे हैं मनाहिल, अल्ट्राफिल्ट्रेशन करवा रहे हैं दोनों मिलके। यस अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे होगी इन दोनों की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना वो वाटर की जो वाटर पोटेंशियल है उसका डिफरेंस क्रिएट। एक काम करो पहले तुम सोच लो फिर बताना, सोच लिया? बेसमेंट मेम्ब्रेन का महक तुमने बताना। हाँ बताओ बताओ बताओ। अच्छा तो ये होता है कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना डिफरेंट आर्टिकल की टेंपरेचर की वजह से, सही है। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है इस वजह से ग्लोमेरुलस में ज्यादा हो जाता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन में कम हो जाता है, दी बोमेंस कैप्सूल में कम हो जाता है, सही है। तो वाटर के ऑस्मोसिस के जरिए जाता है ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में, और इसके साथ यूरिया ग्लूकोज अमाइनो एसिड वगैरह भी इसके साथ ट्रांसफर हो जाता है। The electrification is down the on potential gradient। बड़ी लंबी करी आपने, मैं समराइज कर दूं जरा बात को।
कि भाई आने वाला ब्लड ज्यादा था, जाने वाला रास्ता तंग था, तो लोग आ तो ज्यादा गए, मतलब सॉरी ब्लड आ तो ज्यादा गया, जा कम पा रहा था, तो बीच में जमा हो गया। जब वो ब्लड बीच में जमा होने लगा तो बीच का प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ा तो उसने दूसरे रास्ते इख्तियार किए, और दूसरे रास्ते इख्तियार करते हुए छोटी चीजें जो थी ना, जो साइज में छोटी थी, वो पतली गली से निकल गई। वो पतली गलियां किसकी थी? बेसमेंट मेम्ब्रेन की। वो कहाँ चली गई? वो चली गई बोमेंस कैप्सूल में। वो क्या बन गई? वो फिल्ट्रेट बन गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या रोल है? महक जरा प्लीज आप इस पे कुछ रोशनी डालना पसंद करेंगे। अच्छा सही है, वो जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया जा रहा था उसका दरवाजा ये सही है, ठीक है भाई, ये भी सही है। तो इसके अंदर सपोर्टिंग प्रोटीन होता है कोलेजन। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर रिलेट करेंगे हम लोग यहाँ। इसका सपोर्टिंग प्रोटीन होता है कौन सा बेटा? कोलेजन होता है। और इसके अंदर जो है ना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपके पास नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना, ये आपका सीव के तौर पे काम करती है, पोरस होती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस होता है। 68,000 देखो यूरिया का वेट है, सही है। तो ये लेस देन 69,000 को यहाँ से क्रॉस करने की इजाजत देती है। अगला प्रोसेस हमारे पास आता है रीएब्जॉर्प्शन का। एक मिनट रुकना गाइस, हम लोग रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? चलो भाई, we're going to talk about reabsorption. Selective reabsorption जो होती है उसके अंदर हर एक रीजन को ना हम लोग अलग अलग अकाउंटेबल रखते हैं, क्योंकि भाई आपके पास एक तरफ फिल्ट्रेट है, दूसरी तरफ जो है वो ब्लड है। फिल्ट्रेट के अंदर हमारा जो है ना वो सारा मटेरियल जा चुका है। अब हमने करना क्या? हमने जो है वो उसमें से जो जो काम का मटेरियल था वो वापस लेना। काम का मटेरियल मतलब जैसे ग्लूकोज चला गया, लेकिन हम ग्लूकोज को यूरिन में वेस्ट आउट नहीं कर सकते, तो हम सारा का सारा ग्लूकोज वापस ब्लड में ऐड करेंगे। अमाइनो एसिड्स चले गए, अमाइनो एसिड को वेस्ट आउट नहीं कर सकते, तो सारा का सारा अमाइनो एसिड वापस लेंगे। जो एक्सेसिव वाटर गया, जो एक्सेसिव सॉल्ट गया, वो भी वापस लिया जाएगा। इस वापस लेने के प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो फिल्ट्रेट का हिस्सा बन जाते हैं, दैट आर useful for our body, so we are going to reabsorb them or re-add them into the blood, taking them out from the filtrate. जब आप बात करते हैं कि भाई वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, so glucose one of them, glucose is one of them, amino acid is there, salt, mineral ions और water. सही है। इसमें से जो काम की चीजें होंगी ना वो हम लोग जो है वो वापस रीएब्सॉर्ब करेंगे, और रीएब्सॉर्ब करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है जो कि फॉलो किया जाता है। लेट्स जस्ट से कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास फिल्ट्रेट मौजूद है, वहां से फिल्ट्रेट से मटेरियल उठाना है और उसको भिजाना है कहाँ पे? इनटू द ब्लड। अगर ये आपके पास एक सेल का स्ट्रक्चर है, तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो सेल होता है, वो सेल बेसिकली आपके पास ना दोनों रीजन्स पे माइक्रोवेलाई कैरी कर रहा होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सही है। और यहाँ पर ना इसके कुछ सिम्पोर्टर्स मौजूद होते हैं। ये सिम्पोर्टर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सिम्पोर्टर्स के जरिए। सिम्पोर्टर कौन होता है? जो दो चीजों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कि सोडियम मूव करा रहा है तो अकेला सोडियम नहीं मूव करा सकता, सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज भी मूव होगा। तो ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर या सिम्पोर्टर होता है। ये को ट्रांसपोर्टर सोडियम आयन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ मूव कराएगा, और ये चला जाएगा कहाँ पे? इनटू द सेल। सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो जब सेल के अंदर सोडियम की और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ग्लूकोज का तो इतना इशू नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो साइड से बेचारा निकल के पहुंच जाता है ब्लड तक। उसके पास चैनल्स होते हैं ऐसे जिनसे ग्लूकोज क्रॉस कर सकते हैं सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, और वो मूव कर जाएगा इनटू द ब्लड। लेकिन यहाँ पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना पड़ता है। देखो क्या हुआ अभी तक, स्टेप नंबर 1 के ऊपर जो फिल्ट्रेट था उसमें ग्लूकोज था और सोडियम था, वो सोडियम और ग्लूकोज मिलके
वो मूव आउट हुए कहाँ से, फ्रॉम द फिल्ट्रेट, कहाँ पर, इनटू द सेल, और जब वो सेल के अंदर आ गए तो सेल के अंदर आने के बाद, सेल के अंदर आने के बाद सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ गई, क्योंकि ग्लूकोज जो था ना वो तो साइड से निकल के चला गया, ठीक है। लेकिन जो सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, तो सोडियम को आपने ऐसे मूव आउट करवाना होगा इनटू द ब्लड। तो आप कैसे करवाओगे सोडियम को मूव आउट? आप एक चैनल के थ्रू, एक पंप के थ्रू, एक पंप कौन है? एक पंप वो है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ये बेसिकली एंटीपोटर है। एंटीपोटर वो होता है जो कि एक सोडियम को एक डायरेक्शन में और दूसरा पोटेशियम को दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूव करा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है। ये हर 3 सोडियम के बदले 2 पोटेशियम आयन एक्सचेंज किए जाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन पर, और इसके बाद यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसके बाद मजीद सोडियम जो है वो अंदर आ सकते हैं। ये आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होती है एट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज हाउ द रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरी तरफ आपके पास आता है अमाइनो एसिड अलोंग विद द सोडियम। सेम पैटर्न पे काम कर रहा है, बस वहां पे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर था, यहाँ पे सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर है। ये ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा सोडियम की अलोंग विद द अमाइनो एसिड, और ये अंदर मूव कराएगा। इन दोनों की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है ना वो सेम होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, दोनों सेल के अंदर आ रहे हैं मूव करके। और अंदर जो है ना अमाइनो एसिड के लिए आसानी ये है कि फिर वो मूव आउट कर जाएगा बाहर आसानी से, लेकिन सोडियम जो है ना वो अंदर फिर स्टक हो जाएगा। सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगी, जिसको बाद में दोबारा से बैलेंस आउट करना होगा। उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम अलोंग विद द मेम्ब्रेन, जो एक और चैनल होता है, एक और पंप होता है जिसको सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है, उसके थ्रू इसको मूव करवाएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप अब हमारे पास 3 सोडियम आयन को 2 पोटेशियम आयन के बदले एक्सचेंज करवाएगा। ये माइक्रोविलाई का सरफेस होता है, दोनों साइड के ऊपर ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और ओवरऑल जो है ना फिर आपके पास जो यूरिन है उसमें कोई अमाइनो एसिड नहीं होगा, और जो यूरिन है उसके अंदर कोई ग्लूकोज नहीं होगा। देयर इज नो ग्लूकोज, देयर इज नो अमाइनो एसिड इन द यूरिन, क्योंकि जितना कुछ था वो सबका सब रीअब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। ये किस ब्लड में जा रहा है? जो इफरेंट आर्टेरियोल से निकला था ना ब्लड वेसल, इफरेंट आर्टेरियोल बना था वो जो ब्लड वेसल निकला था, ये उसके थ्रू जा रहा है, लाइक दिस, ठीक है। इसको कहते हैं आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर वापस से री ऐड हो जाएगा। ये कहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के जरिए से वापस से री ऐड हो रहा है? ये हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ from the proximal convoluted tubule by the help of active transport, और हम इसको कभी कभार सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम की हो रही है ताकि सोडियम की कंसंट्रेशन कम की जा सके, ठीक है। जो हमने अभी स्टेप्स पढ़े वो एज इट इज यहाँ पे लिखे हुए, एक दफा सिर्फ इनको रीड आउट कर लो और मुझे बताओ पढ़ के कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो चेंज करनी हो, जो रिलेटेबल ना हो। एक दफा सिर्फ गो थ्रू कर लो। कौन सी? अच्छा, ल्यूमिनल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन मतलब ये कि जो ल्यूमिन की तरफ फेस कर रही हो। ल्यूमिन कहते हैं इंटरनल हॉलो स्पेस को, सही है। अब जैसे कि अगर ये वाली साइड है ना, देखो ये वाली साइड है ना, तो ये वाली मेम्ब्रेन ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये ल्यूमिन है बीच में, ये ल्यूमिन को फेस कर रही है। और वो जो दूसरी साइड है वो बेसल मेम्ब्रेन है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को फेस कर रही है। ये बेसल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन कह लो, बेसल मेम्ब्रेन को फॉलो कर रही है। क्या मतलब? दोनों का को ट्रांसपोर्टर है, को ट्रांसपोर्टर है तो दोनों के लिए होगा ना। चलेंगे इस आगे पढ़ लिया। Sodium is accumulated in the cells of the wall of PCT. These sodium ions will move through the sodium pump from the cells of the PCT into the blood. हाँ सही है।
through sodium potassium pump by the help of ATP, that is energy. ठीक है, आगे चले. ये रीअब्जॉर्प्शन के कुछ की पॉइंट्स हैं और इसी के थ्रू हम लोग इसको रिवाइज भी कर लेंगे जल्दी से. नेफ्रॉन जो है ना, वो आपके पास सिंगल सेल लेयर का बना हुआ है पूरा. ज्यादातर उसमें क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और इसमें बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं. कुछ कुछ जगहों पे सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए. जो को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं बेसिकली वो भी प्रोटीन के चैनल्स होते हैं जो ल्यूमिनल साइड पे मौजूद होते हैं, यानी कि जो फिल्ट्रेट को फेस कर रहा हो. और उसके बीच में टाइट जंक्शंस होते हैं ताकि सेल्स के अक्रॉस अगर कोई सब्सटेंस मूव कर रहा है तो वो सेल के अक्रॉस ही मूव करे, दो सेल्स के दरमियान में से ना मूव कर जाए. इसलिए दो सेल्स के दरमियान में टाइट जंक्शन पाया जाता है. वे कह रहे हैं these cells of PCT are rich in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया इनका ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि they are going to provide energy. These mitochondria are going to provide ATP energy for the process of अच्छा, सही है. फोटोसिंथेसिस वैसे अच्छा था, मतलब ठीक है. हाँ, सही है, सही है. एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्लो था भाई. अच्छा, खैर चले. तो from the filtrate, the sodium along with the glucose or amino acid moves into the cell by the help of co-transporter. Sodium is removed from the cell by the help of sodium potassium pump, and glucose and amino acid moved out of the cells directly. Removal of solute greatly increases the water potential of the filtrate, which helps in reabsorption of water. यहाँ पर ना हमारे पास फिर एक ग्लैंड आ जाता है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प करता है इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. क्या है बेटा? एग्जैक्टली क्या है? क्या? ओह अच्छा, तुम सबके लिए लाए. बड़ी बढ़िया. गाइस हैव सम अब्दुल्ला की ट्रीट. अबे चल, हैसियत के मुताबिक लाया हुआ था ना, कुछ और लाया हुआ था. ये बिल्कुल भी हैसियत के मुताबिक नहीं लाया गाइस, पर बंदा दिल से लेकर आया. खा लो, क्या हो गया तुम लोग, प्लीज. नहीं ऐसे नहीं कहते, बुरी बात. अब्दुल्ला सब मना कर रहे हैं, देखो यार. खाएंगे सब अब्दुल्ला, टेंशन नहीं ले. थोड़े नखरों के बाद. अच्छा भाई, आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है. पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पोस्टीरियर रीजन है, एक एंटीरियर रीजन है. सही है. पोस्टीरियर अलग हार्मोन रिलीज करता है, एंटीरियर अलग हार्मोन रिलीज करता है. इसलिए इसके दो रीजन्स, दो लोब्स होती हैं. जो पोस्टीरियर वाला होता है ना, वो एक्चुअली कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से. अच्छा देखो बच्चों, समझना जरा. एक्चुअली ना ये जो वाटर पोटेंशियल को बैलेंस करने का काम है ना, ये हाइपोथैलेमस का. हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा कि भाई कब आपको जो है ना वो ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करना है, कब कम करना है. तो हाइपोथैलेमस ये डिसाइड करता है कि भाई अगर किसी वक्त आपको जरूरत है ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करने की, तो वो एडीएच रिलीज करवाएगा ब्लड के अंदर. एडीएच जो है ना वो जाके काम करता है लूप ऑफ हेनले पे, डिस्टल कॉन्डिट्यूब्यूल पे और कलेक्टिन डक्ट पे. और ये एडीएच का मतलब क्या होता है? एडीएच का मतलब होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. जरा समझना बेटा, वर्ड है यूरेसिस. यूरेसिस का मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन. यूरेटिक का दूसरा वर्ड आ गया जिसका मतलब होता है यूरिन फॉर्मिंग एजेंट. अब इसके साथ अगर आप डाई लगा रहे हो, डाई यूरेटिक मतलब डाइल्यूट यूरिन फॉर्मिंग एजेंट. अब यार कोई एजेंट अगर डाइल्यूट यूरिन बना रहा होगा, अगर कोई एजेंट जो है वो डाइल्यूट यूरिन बना रहा होगा, तो यूरिन को डाइल्यूट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको, हेलो, अच्छा ओके बेटा. यार तो काफी देर से स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, इसका मतलब कोई बता ही नहीं रहा था.
तो इतनी देर से हम लोग बगैर स्क्रीन शेयर करे पढ़ रहे हैं। हाँ, ये लोग ऑन कर करके आगे पीछे हो गए। बाकी आप खाओ। तो यार खाओ ना तुम लोग, मैं पढ़ाते हुए कैसे आऊँ, उसके बाद खाऊंगा, टेंशन नहीं लो। तुम खा लो जब तक। ये बहुत अच्छा था। हाँ। अच्छा भाई, क्या बेटा? देखो मैं बोलना नहीं चाह रहा, क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, मेरी तो सिर्फ आंखें खुलेगी। अच्छा भाई ठीक है। जरा भाई आप बातें खत्म करो और वापस आ जाओ जरा टॉपिक पे। इसके अंदर आपके पास आ रहा है एडीएच। एडीएच क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसमें एंटी क्या है? एंटी मतलब ऑपोजिट, अगेंस्ट। डाई का मतलब क्या है? डाइल्यूट। यूरेटिक का मतलब होता है यूरिन फॉर्मिंग एजेंट। यूरेटिक मतलब यूरिन फॉर्मिंग एजेंट। तो डाइल्यूट यूरिन फॉर्मिंग एजेंट का काम क्या होगा? जब भाई यूरिन को डाइल्यूट करे। और एंटी का मतलब क्या हो गया साथ में? कि नहीं करे, कंसंट्रेटेड करे। तो कंसंट्रेटेड करने के लिए क्या करेगा वो? कंसंट्रेटेड करने के लिए क्या करेगा? उसमें से पानी निकालेगा। अगर आपके पास किसी जगह के ऊपर यूरिन बन रहा है, उस यूरिन में से आप वाटर रिमूव कर दोगे तो यूरिन कैसा हो जाएगा? यूरिन हो जाएगा कंसंट्रेटेड। सही है। ये काम किसका है? ये काम है एडीएच का। एडीएच क्या करता है? वाटर रिमूवल। अच्छा भाई, अब जरा समझिएगा, एक स्ट्रक्चर आ रहा है रीअब्जॉर्प्शन के। अभी हम लोग अंडर द हेडिंग ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ही चल रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और दूसरा आता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब जो कि नीचे की तरफ मूव कर रही है, असेंडिंग लिम्ब जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जो नीचे की तरफ मूव कर रही होती है ना, वहां से वाटर रीअब्सॉर्ब हो पाता है, बिकॉज़ दैट इज परमेबल टू वाटर। जो ऊपर की तरफ जा रही है ना, वहां से सॉल्ट्स, आयंस, मिनरल आयंस रीअब्सॉर्ब हो पाते हैं, क्योंकि दैट इज परमेबल फॉर दोस सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन। सही है। यहाँ पर ये एक दूसरे की वजह से ज्यादा रीअब्सॉर्ब होते हैं। ये एक दूसरे की वजह से क्या होते हैं? ज्यादा रीअब्सॉर्ब होते हैं। इसको कहा जाता है काउंटर करंट एक्सचेंज। क्या कहा जाता है इसको? काउंटर करंट एक्सचेंज। अगर आप बात करते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज की, तो आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, एक है डिसेंडिंग लिम्ब का, दूसरा है असेंडिंग लिम्ब का। पहले बात कर लेते हैं डिसेंडिंग लिम्ब की। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या मौजूद है? डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर मौजूद है। उसके अंदर वाटर चैनल्स होते हैं, यानी कि वो चैनल्स जो कि अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर को। तो वो वहां से मूव करके आ जाते हैं मेड्यूलर के अंदर, यानी कि सेंट्रल रीजन के अंदर, जहां पर के आपके पास वेजा रेक्टा मौजूद होगा चारों तरफ, और फिर वो ब्लड के अंदर वेजा रेक्टा के अंदर चला जाएगा। ये मीडियम इसकी वजह से हो जाएगा इसका हाइपोटोनिक। सही है, हाइपोटोनिक हो जाएगा। और यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है ना, वो क्या हो जाएगी आपके पास? ज्यादा हो जाएगी अंदर, क्योंकि वाटर आपने वहां से रिमूव कर दिया और फिर वो मूव कर रही है कहाँ पे? नीचे की तरफ। ये थोड़ा उल्टा नहीं लिखा हुआ लग रहा? ये चीज यहाँ से रिमूव कर दो फिलहाल के लिए, ये हम दोबारा लिखेंगे। हाइपरटोनिसिटी और हाइपोटोनिसिटी पे इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं दोबारा, बट पहले ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव कर दो और ये यहाँ से रिमूव कर दो। तो भाई क्या होगा आपके पास? जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, जब वहां से वाटर रिमूव होगा तो जो फिल्ट्रेट बचेगा ना, जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट होगा, जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट बचेगा, वो कैसा होगा? वो आपके पास होगा हाइपरटोनिक। और जो बाहर जहां पे वाटर मूव करवा दिया गया, वो कैसा हो जाएगा? वो जाएगा हाइपोटोनिक। अब इस हाइपरटोनिक के बाद जब ये मूव करके असेंडिंग की तरफ, यानी कि यहाँ से पूरा घूम के वापस ऊपर की तरफ जा रहा होगा, असेंडिंग की तरफ जा रहा होगा, तो असेंडिंग की तरफ जाते हुए इसके पास फिर चैनल्स मौजूद होंगे, कैरियर प्रोटीन मौजूद होंगे, जो कि ट्रांसपोर्ट करवाएंगे सोडियम की और हाँ क्लोराइड आयन की। ये एक्वापोरिन से वो वाटर की मूवमेंट करवा रहे थे। ये आपके पास दूसरे चैनल्स हैं, ये सोडियम और क्लोरीन की
मूवमेंट करवाएंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की मूवमेंट करवाएंगे, तो यहाँ पर जब ये आयंस मूव हो जाएंगे तो अंदर का मीडियम हाइपोटोनिक हो जाएगा, और जहां पे मूव हो रहे हैं ये बाहर का मीडियम हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि पहले एक साइड उस मीडियम को हाइपरटोनिक करती है, फिर दूसरी साइड उस मीडियम को हाइपोटोनिक करती है, फिर एक साइड हाइपरटोनिक करेगी, फिर दूसरी साइड हाइपोटोनिक करेगी, और ये आपस में इसी तरह से स्वैप होते रहेंगे। इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमारे पास एंड में क्या होगा, अच्छा खासा अमाउंट वाटर का सॉल्ट्स के साथ साथ या सॉल्ट्स की वजह से मिलकर आपस में रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा। यहाँ पर हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही है इन डीसीटी और इन कलेक्टिंग डक्ट, वो बहुत ही सिंपल सी है, बहुत लिमिटेड है, बहुत कम कंटेंट इसके अंदर गिवन है। तो उसके अंदर हम लोग एक एडिशनल पार्ट पढ़ होते हैं, वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन का। ट्यूबुलर सिक्रीशन पर जाने से पहले जरा ये देख लो कि एक्चुअली डीसीटी में और पीसीटी, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में होता है क्या। कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी वैसे तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा ऑथेंटिक जगह है, लेकिन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाने के लिए उनको चाहिए होता है एडीएच। तो हम जब एडीएच पढ़ेंगे तो उसके हवाले से इनका एक फंक्शन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो कि भाई ये करवा रहे हैं सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट। कैसे करवा रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन। कह रहे डिस्टल कॉर्नेट ट्यूब्यूल जो होता है आपके, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ होता है जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम आउटसाइड द फिल्ट्रेट एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट। सही है। इसकी वजह से क्या होगा आपके पास, की वजह से जो है वो पोटेशियम आयन इनसाइड द ब्लड इफेक्ट होगा, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास जो सोडियम आयन है ना वो मूव कर जाएगा इनटू द ब्लड। सही, तो वो उसको बैलेंस कर लेगा। यहाँ पर दूसरा एक मैकेनिज्म आता है, फिर ये समझ में आ रहा है यहाँ तक गाइस। अब दूसरा एक मैकेनिज्म आ रहा है, इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। कभी कभार ऐसा भी तो होगा कि कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में रह जाए, गलती से नहीं मूव आउट हो पाया, नहीं फिल्टर हो पाया, तो अब क्या करना पड़ेगा, उससे रिमूव करना पड़ेगा। अब आप उसे कैसे रिमूव करोगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन के प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आप उसको रिमूव करोगे नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्रॉम द ब्लड, कहां पर, इनटू द फिल्ट्रेट। सही है। अभी तक हम चीजों को मूव करा रहे थे फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड, अब हम मूव करा रहे हैं फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट, लेकिन किसको मूव करा है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये याद रखना। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग अमाउंट भी होगा ना नाइट्रोजनस वेस्ट का, वो भी आपके पास फिल्ट्रेट का हिस्सा बन जाएगा, ब्लड में से कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट किया जाता है, तो इसलिए इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इसमें फंक्शन आए थे एंटी डायरेटिक हार्मोन का। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को समझने के लिए आपको ऑस्मोरेगुलेशन का पता होना चाहिए। ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसा होम्योस्टैटिक फंक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास मूवमेंट होती है, सॉरी रेगुलेशन होती है वाटर की, और उसी हिसाब से हमारे पास ये स्ट्रक्चर काम कर रहा है। ब्रेन के अंदर मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, वो बायलोब्ड स्ट्रक्चर क्या सप्लाई कर रहा होता है, वो सप्लाई कर रहा होता है हार्मोन्स। कैसे सप्लाई करेगा हार्मोन्स, ब्लड को सप्लाई करेगा सिक्रीशन के जरिए से, लेकिन कब करेगा, किसके कहने पे करेगा। भाई यहाँ पर आपका जो ब्लड मूव कर रहा है वो कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस के जरिए से, कुछ न्यूरॉन्स के जरिए से, और उसका कनेक्शन हाइपोथैलेमस में इसलिए बनाया जाता है, इसलिए जोड़ा जाता है ताकि वो चेक कर ले कि भाई जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल कितना है। अगर वाटर पोटेंशियल लो है, अगर ब्लड का वाटर पोटेंशियल लो है तो उसको वाटर की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, अगर लो वाटर पोटेंशियल होगा ना तो वो रिलीज करवाएगा एडीएच ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो सके वाटर की। और अगर आपके पास वाटर पोटेंशियल ऑलरेडी हाई होगा तो वो एडीएच की सिक्रीशन को स्लो डाउन कर देगा, रुकवा देगा, ताकि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हो सके। इसके अलावा जब इसके आप फंक्शनिंग की बात करते हैं, जब आप इसके फंक्शनिंग की बात करते हैं तो एडीएच सबसे पहले बाइंड करता है रिसेप्टर से। रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, रिसेप्टर सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे मौजूद है। वो क्या करेंगे, वो अंदर इनिशिएट करवाएंगे एक पूरा कैस्केड ऑफ रिएक्शन, और वो कैस्केड ऑफ रिएक्शन इनिशिएट होकर वहां पे मौजूद फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। जब फॉस्फोराइलेज एंजाइम अंदर एक्टिवेट हो जाएगा तो वो बेसिकली वो बेसिकली आपके पास मूवमेंट करवाएगा किसकी, एक वेसिकल की किस तरफ, अलोंग द मेम्ब्रेन। और जब वो अलोंग द मेम्ब्रेन इस वेसिकल को अटैच करवाएगा तो अटैचमेंट की वजह से वो चैनल्स ओपन कर देगा, वाटर के वाटर मूव करेगा इनटू द सेल, और फिर फ्रॉम द सेल इनटू द ब्लड मूव कर जाएगा। तो भाई आपके पास 5 सिंपल से प्रोसेस है, इनको जरा साथ साथ पढ़ लो। सबसे पहले कह रहे हैं एडीएच बाइंड होगा सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर ऑफ डिस्टल कॉन्टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, उसके ऐसे वो कैस्केड ऑफ रिएक्शन एक्टिवेट करवा देगा जो कि फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिवेट करवाएगा। वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक वेसिकल जिसमें बहुत सारे एक्वापोरेंस है उसको बाइंड करवा देगा मेम्ब्रेन के ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के ऊपर, और
जब आपके पास ल्यूमिनल साइड के ऊपर ये फिल्ट्रेट फेसिंग साइड के ऊपर ये बाइंड कर जाएगा तो उसमें से वाटर जो है ना वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा, और जब वाटर सेल के अंदर मूव कर जाएगा तो वो वहां से फिर वाटर को मूव करवा देगा इनटू द ब्लड। यहाँ तक की बात क्लियर है? ल्यूमिन इसको कहते हैं, तो ल्यूमिन की साइड पे जो होगी वो ल्यूमिनल लाइनिंग होगी। सही है, चले भाई आगे चलते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करेंगे नेक्स्ट। क्या 1 मिनट की ब्रेक क्यों? क्या अच्छा 1 मिनट जब तक हम रुके हुए हैं, 1 मिनट बेटा रुक जाओ। हम लोगों ने जो मिस किया था उसमें शायद एक ये वाली स्क्रीन होगी, ठीक है? जब तक स्क्रीन ऑफ थी तब तक का मैं बता रहा हूँ। एक ये वाला पार्ट होगा उसका जो मिस हुआ है, फिर ये वाला पार्ट भी मिस हुआ होगा आई गेस। कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? की पॉइंट्स तक ना? की पॉइंट सारे पढ़ लिए थे उस वक्त तक। अच्छा एक काम करते हैं ना, फिर हम लोग एक ब्रेक रख लेते हैं। यहाँ तक का मिस हुआ था ना, जब तक मैं आईपैड को भी थोड़ा चार्ज कर दूँ। सही है, लेकिन एग्जैक्टली 5 मिनट का ब्रेक ले लो, जल्दी से पढ़ के आ जाओ नमाज। 5-10 तक का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का नमाज, 5 मिनट कहाँ पड़ गया? तो हाँ 5:30 पे छुट्टी दे दो। अच्छा भाई चलो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जब आप ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करते हो तो जो लेवल है ग्लूकोज का मेंटेन किया जाता है बिटवीन 80 to 120 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। पेनक्रियास के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हार्मोन 2 तरह के होते हैं जैसे सिक्रीट होते हैं, एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ग्लूकागॉन क्या करता है? इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक तरफ आपके पास अल्फा सेल है, दूसरी तरफ आपके पास बीटा सेल्स है। तो जो डिक्रीज ग्लूकोज लेवल है, जो आपके पास डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल और जो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ये आपके पास रिस्पॉन्ड किया जाएगा बाय अल्फा सेल एंड बीटा सेल बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। कब रिलीज होगा? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हुआ होगा। इंसुलिन क्या कर रहा है? क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। समझना भाई जरा, ग्लूकागॉन ने इंक्रीज करना था तो कब रिलीज हुआ? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हुआ था। और इंसुलिन को कब स्टिमुलेशन मिली रिलीज होने की? क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो वो तब रिलीज होगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, हम पहले बात करेंगे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल की। और जब बात करते हैं आप इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल की, इसके अंदर आपके पास सबसे पहले शुगर इनटेक काउंट होगा, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। स्टिमुलस कह लो इसको, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना खुद स्टिमुलस है। किसके लिए? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के लिए। और जो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो रिलीज करेंगे, फिर क्या रिलीज करेंगे? वो इंसुलिन। अच्छा हमारे पास बास जगह पर बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल के इंक्रीज होने से स्टिमुलेट सिर्फ पेनक्रियास नहीं होता बल्कि हाइपोथैलेमस भी। और इन एक्चुअल अगर मैं आपको बताऊं तो हाइपोथैलेमस ही स्टिमुलेट होता है। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, फिर वो पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। लेकिन हम इसको अपने हिसाब से अपने लेवल पर डायरेक्टली भी पढ़ते हैं कि भाई बस ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ तो आपके पास जो है वो जो बीटा सेल्स थे, किसके बीटा सेल्स? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, पेनक्रियास के बीटा सेल्स, वो स्टिमुलेट हो गए। अच्छा भाई इंसुलिन जो है ना दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन। सही है, तो वाटर सॉल्युबल होगा, तो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता। तो जब ये रिलीज होगा ना ब्लड में, तो ये बाहर जो रिसेप्टर्स होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उस पर जाके एक्ट करेगा। और उसके ऊपर जाके ये एक्ट करेगा किस हिसाब से कि वो अंदर एक पूरा कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टिमुलेट कर देगा। ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये ग्लूकोज मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि ग्लूकोज भी वाटर सॉल्युबल है। तो ग्लूकोज को हमने मेम्ब्रेन क्रॉस करवानी है ताकि ब्लड के अंदर मौजूद ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाए और सेल के अंदर जाके वो एक लॉन्ग चेन बना ले ग्लाइकोजन की, ताकि वो स्टोर हो जाए। तो आपके पास क्या होता है?
आपके पास रिसेप्टर है इंसुलिन का रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा जब उस पे इंसुलिन लगेगी। जो रिसेप्टर है इंसुलिन का वो एक्टिवेट हो जाएगा जब उस पे इंसुलिन लगेगी, और वो एक्टिवेट करेगा अंदर एक वेसिकल कंटेनिंग द ग्लूट। वेसिकल होता है एक छोटा सा वैक्यूल होता है, उसके ऊपर ग्लूट मौजूद होता है। ग्लूट क्या होता है? ग्लूट कहते हैं बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को। ये प्रोटीन चैनल्स होते हैं, इससे ग्लूकोज क्रॉस कर सकते हैं, ये जाके मेम्ब्रेन पे लगेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर से ग्लूकोज जो है ना वो सेल के अंदर आ जाएगा। ग्लूट 1 होता है हमारे पास ब्रेन में, ग्लूट 2 होता है हमारे पास लिवर में, और ग्लूट 4 होता है हमारे पास मसल सेल। नंबरिंग याद रखिए भाई, ब्रेन, लिवर, मसल सेल 1, 2 और 4 इस तरह से आ रहा है, ठीक है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा तो पैटर्न काम करने का जरा डिफरेंट होता है। ग्लूकागॉन रिलीज होता है, ग्लूकागॉन जाके एक्ट करता है एक रिसेप्टर के ऊपर जिसपे जी प्रोटीन कनेक्टेड होता है, जिससे जी प्रोटीन कनेक्टेड होता है। वो जी प्रोटीन यहाँ से रिलीज आउट करेगा, वो जाके लगेगा एक एंजाइम के ऊपर, वो जाके लगेगा एक एंजाइम के ऊपर। जी प्रोटीन जाके लगेगा कहाँ पे? एंजाइम के ऊपर। वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। एंजाइम का नाम था एडिनिलाइल साइक्लेस। क्या नाम है एंजाइम का? ये एडेनिलाइल साइक्लेस एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और ये एटीपी को तोड़ के साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि सेकेंडरी रिस्पांस देगा, सेकेंडरी मैसेंजर बना के। ये इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिव प्रोटीन काइनेज एंजाइम इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिव फॉस्फोराइलेज एंजाइम इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। जब एक दफा ये लॉन्ग चेन टूट के शॉर्ट स्मॉलर सिंगल यूनिट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ग्लूकोज बाहर चले जाएंगे। जहां पर बाहर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल लो था, इनके बाहर जाने से वापस से वो इंक्रीज हो जाएगा। जी बोले। हाँ, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाएगा। ये ग्लाइकोजन टूट रहा है क्योंकि, सही है। ग्लूकोजेनेसिस नहीं होता, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है जब नॉन कार्बोहाइड्रेट्स को आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हो, और ग्लूकोजेनेसिस जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन को कहते हैं। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन आपके पास बॉडी में नहीं होती है। ग्लूकोज की फॉर्मेशन प्लांट्स की बॉडी में होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये मैं टर्म्स अभी लिखवा देता हूँ ना, तुम लोग लिख लो साथ साथ। रुको एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई फिर। यार ये लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। एक होता है बेटा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन होता है उसको तोड़ना इनटू पायरोवेट। पायरोवेट होता है आपके पास 3 कार्बन, सही है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस, और फिर होता है एक ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजन जो कि लॉन्ग चेन होता है उसको तोड़ के ग्लूकोज जो कि सिंगल यूनिट होता है उसमें कन्वर्ट करना। फिर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट्स को, नॉन कार्ब्स को कन्वर्ट करना किसमें? ग्लूकोज में। फिर एक होता है ग्लूको, आई गेस काफी है ना, ग्लूकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब बाकी जो भी हो वो बता देना मुझे, तो मैं तुम्हें मतलब बता दूंगा, ढूंढ लो पहले, सही है। इसके बाद हमारे पास इसको रिलेट किया जाता है यूरिन से। भाई अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा होगा ना तो वो यूरिन ही बढ़ेगा। मतलब वैसे तो सारा का सारा ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन अगर किसी का नॉर्मल से ज्यादा लेवल बढ़ा हुआ है ग्लूकोज का तो ऑब्वियसली वो सारा रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, और उसकी बॉडी के अंदर उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि उसका ग्लूकोज ना यूरिन में पास आउट हो रहा होगा, जिसकी वजह से किडनी भी खराब हो सकती है। तो आप ना ग्लूकोज चेक करते हैं कहाँ पे? यूरिन के अंदर। कैसे करते हो? हाँ, बायोसेंसर के जरिए से नहीं करते बेटा। डिपस्टिक टेस्ट आता था ना पहले जो सिलेबस का हिस्सा था, क्रोमोजिन के जरिए से करते थे। तो आपके पास ग्लूकोज अगर आपने डिटेक्ट करना है, अगर ग्लूकोज आपने डिटेक्ट करना है सैंपल ऑफ यूरिन के अंदर, तो को ग्लूकोज को चेक करने के लिए यूरिन के सैंपल में एक स्ट्रिप
डाल देंगे, एक स्ट्रिप डिप कर देंगे। कौन सी डेफिनेशन बेटा, तुम इतना स्लो चल रहे हो? हमारे पास ग्लूकोज जो है उस स्ट्रिप में मौजूद जो स्ट्रिप है ना, बेसिकली उस स्ट्रिप में होता है हमारे पास एंजाइम। उस स्ट्रिप में मौजूद एंजाइम की मदद से ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है और फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड साथ में रिलीज करता है। यार ये हाइड्रोजन परऑक्साइड ना H2O2 उसी स्ट्रिप में मौजूद एक और एलिमेंट है, क्रोमोजन की मदद से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज कर देता है बेसिकली ये H2O2 क्रोमोजन को, वो ऑक्सीडाइज क्रोमोजन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में वाटर बन जाता है। तो ये जो ऑक्सीडाइज क्रोमोजन होता है ना, ये उस स्ट्रिप के ऊपर, उस जो पर्टिकुलर रीजन, वो जो पैड बना हुआ है उसके ऊपर वो कलर शो करेगा। और जब आप यहाँ पे कलर की बात करते हैं ना, तो ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। ये क्वालिटी बता देगा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, शदीद ज्यादा है, या कम है, या बहुत कम है, या ना होने के बराबर है। सही है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कितना ज्यादा है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो ये आपके पास एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, जल्दी हो जाता है, रैपिड हो जाता है, ये इसकी आसानी है, इसका फायदा है। कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना पड़ता, कुछ प्रिक नहीं करना पड़ेगा, कोई निडल नहीं यूज करनी पड़ेगी, ये इसका फायदा है। सिंपल यूरिन के थ्रू टेस्ट हो जाता है। लेकिन इसके नुकसान ये है कि आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ी आ रही है इसके अंदर। फिर हमारे पास एक स्ट्रक्चर आया बायोसेंसर का, बायोसेंसर के अंदर हमारे पास ग्लूकोमीटर आया, ग्लूकोमीटर के जरिए से हमने एक इलेक्ट्रॉनिक, ग्लूकोमीटर एक एक्चुअली एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए से जो वैल्यू आ रही थी ना H2O2 की, उसको कन्वर्ट, वही प्रोसीजर कर रहे हैं, वही H2O2 बन रहा है, लेकिन उस H2O2 को हमने कन्वर्ट कर दिया एक वैल्यू के अंदर, एक इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अंदर ना। कैसे किया, आपने एक ड्रॉप ऑफ ब्लड इसके अंदर ऐड किया, ग्लूकोज जो है ना वो मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगा और वो जाएगा बायोसेंसर्स के पास, जिसके अंदर वही जो स्ट्रिप लगा रहे हैं आप इसके ऊपर, उसके अंदर एंजाइम होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम, वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को साथ में H2O2 बना देगा। और ये जो H2O2 होता है ना, ये आपके पास ये H2O2 जो है ना, ये आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इसका ऑक्सीडाइज बेसिकली करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा किसको, इलेक्ट्रोड को। इट विल ऑक्सीडाइज वन इलेक्ट्रोड दैट इज प्रेजेंट ऑलरेडी इन दैट डिवाइस, और फिर उसको ऑक्सीडाइज करके ट्रांसड्यूस किया जाएगा, एम्पलीफाई किया जाएगा और एक वैल्यू जनरेट कर दी जाएगी। ट्रांसडक्शन मतलब कन्वर्जन की जाएगी कि जितना उसको ऑक्सीडाइज किया गया उसको एक इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस रीडिंग को एम्पलीफाई किया जाएगा आपके वैल्यूज के हिसाब से शो करने के लिए। यूनिट्स की कन्वर्जन को एम्पलीफिकेशन कह रहे हैं यहाँ पर, उसको कन्वर्ट किया जाएगा और एक वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखा दी जाएगी, दैट इज द रीडिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। सही है, दैट्स ऑल अबाउट द ग्लूकोज लेवल एंड दैट इज ऑल अबाउट हाउ द बायोसेंसर्स आर वर्किंग। नेक्स्ट थिंग जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है, दैट इज होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। सवाल दिखाओ। अच्छा, तो अभी हम इसके जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें हो सकता है वो सवाल आ जाए, 5 पेपर क्वेश्चंस क्या पाऊंगा ना इससे, उसमें भी याद दिला देना। हाँ, ज्यादा मार्क्स के आते, 7-8 तो कम बोल रहे थे। होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स का दिमाग खराब हो गया, 5:22 हो रहे हैं, 6 के अंदर अभी 30 और 8 मिनट बाकी हैं। अगर 2 और लगा ले मिनट ऊपर, 6:02 पे अगर ऑफ करें क्लास, तो 40 मिनट बाकी है अभी। अच्छा चलो ठीक है।